नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम लोग एक ऐसे सुखद घटना के संबंध में साझा करेंगे अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ, जो सुखद के साथ साथ वो उत्साहवर्धक भी होगा। जो ये भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से भारतीय एकता और भारतीय सद्भाव और भारतीय भाईचारा का संदेश देने की मुहिम चला रहा है, उसको हमारे भारतीय भाई बहन अब समझना शुरू कर दिए हैं और उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए रैलियां भी निकाल रहे हैं। और सुनने में आया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले में हमारे कोई भारतीय भाई ने भारतीय अवाम ताकत दल के इसी भारतीयता के संदेश के संबंध में एक रैली निकाली थी। तो ये बहुत ही सुखद विषय है। धीरे धीरे करके हमारे देश के विभिन्न कोनों से भारतीय भाई बहन और भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव के लिए जो है जागरूक हो रहे हैं। ये बहुत ही सुखद जो है ये सुखद विषय है और सुखद जो है ये घटना है और काफ़ी उत्साहवर्धक भी है। और इससे इन्हीं सब घटनाओं से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को प्रेरणा लेनी चाहिए और ताकत और अपनी जो है ताकत बनानी चाहिए भारतीयता के प्रचार करने के लिए। तो देखिए, ये नोटा के संबंध में जो इस समय भारतीय अवाम ताकत दल जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, इसमें भारतीय अवाम ताकत दल ये अपने सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है कि इन समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनसे निजात पाने का अब वक्त आ गया है। या यूं कहिए कि दूसरी आज़ादी जो कि ज़्यादा उसे पाली वाली आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है, उस आज़ादी के लिए, उस आज़ादी, किसी आज़ादी इन
देश विरोधी, समाज विरोधी और उन सफ़ेद अंग्रेज़ों के जो शिष्य हैं, जो औलाद हैं, ये काले अंग्रेज़ जो कि समाज को बांटना चाहते हैं जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समूह के आधार पर और भी इस तरह के जो खतरनाक हथियारों से। तो ये जो समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं, इनसे निजात पाने का दूसरी आज़ादी के रूप में ये वक्त आ गया है। तो सौभाग्य से और संयोग से हमारे आप सभी के हाथ में मताधिकार का अमोघ अस्त्र है। उस अमोघ अस्त्र से नोटा का इस्तेमाल करके इनसे निजात पाना है। और उसके संबंध में ये कहना जरूरी होगा कि पिछले साल दिल्ली विधानसभा में, ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान भी इसी तरह का निवेदन, इसी तरह की विनती भारतीय जनता दल अपने दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से लगातार कर रहा था कि आप सभी लोग जो है नोटा के इस्तेमाल से इन देश विरोधी ताकतों से वो निजात पाने की शुरुआत करिए। और दुर्भाग्यवश और किन्हीं कारणों से भारतीय जनता दल की यह अपील जो है वो सुनी नहीं गई, अनसुनी कर दी गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसे शख्स को के हाथ में सत्ता उन्होंने दे दिया, ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जो कि दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन के साथ धोखेबाजी ही नहीं करता है, बल्कि वह देश का एक खतरनाक गद्दार भी है। इसको कहने में भारतीय जनता दल को जरा भी संकोच नहीं है और न डर है, क्योंकि देश ने बिल्कुल खुलेआम देखा होगा कि जब कन्हैया कुमार ने ये नारा लगवाया जेएनयू के प्रांगण से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो इतने खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाने वाले घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में ये केजरीवाल आया था। और उस समय हमारे जो ये प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने इतने खतरनाक देश विरोधी माने गतिविधि को, हरकत को उन्होंने बहुत ही संवेदनहीनता और ज्ञानहीनता का परिचय दिया कि इतनी खतरनाक देश विरोधी हरकत को इन्होंने अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, जबकि उनको मालूम होना चाहिए और उनके जितने मोदी जी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जितने उनके सिपह सालार हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए और हमारे देश को भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह का जो नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इस तरह का खुलेआम नारा जो है हमारे देश भारत की सर्वोच्च जो सत्ता है, मतलब इसकी जो संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उस पर सीधा हमला है। और जब इस तरह के मामले होते हैं कि हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी पर हमला होता है, तो ऐसे मामलों को जो है अदालत के पास नहीं भेजते हैं, वो सीधे जो है
उसका निपटारा सेना ही करती है, क्योंकि सीमाओं पर भी जो दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, तो हमारे देश की सेना की मान्यता है कि ऐसी घटनाएं जो है दुश्मन की सेना के द्वारा हमारे देश की सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी पर हमला है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने कहा जब वो भारत चीन के बीच में युद्ध जैसी और तनातनी जैसे स्थिति थी 5-6 महीने पहले पिछले साल, तो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जब वो लद्दाख में गए थे तो उन्होंने बोला था, उनका ये वक्तव्य है मोदी जी का, कि हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। ये वो भी मानते हैं। तो इस तरह का जो नारा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह भी हमारे देश की संप्रभुता पर ही हमला था। और इसलिए इस मामले को मतलब वो कन्हैया कुमार गैंग को, कन्हैया कुमार गिरोह को सेना के हवाले करना था, न कि अदालती प्रक्रिया में उलझाना था। और यही नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में जो लोग भी आए, और उसके समर्थन में यही आया था केजरीवाल, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, तो इनको भी जो है सेना के हवाले करना था। निपटारा वो वहीं पर हो गया होता। और ऐसा हुआ होता तो बहुत ही एक अच्छा राष्ट्रभक्ति से संबंधित पैगाम संदेश जो है पूरे देश में गया। तो ये गद्दार जो है केजरीवाल, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के समर्थन में जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके दो नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, उसमें इसकी आम आदमी पार्टी में थे, इसमें तो लोग अलग हो गए हैं। तो इन लोगों ने जो पाकिस्तान का कश्मीर के संबंध में जो पाकिस्तान का की जो लाइन है, जो उसके तर्क देने का स्टैंड है भारत विरोधी, वो सब बराबर कहते रहते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और चूँकि ये आग जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो लगाई हुई है। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत ही खतरनाक किस्म का भारत का दुश्मन था और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था वो। तो उसी ने कश्मीर के संबंध में और गद्दारियों के साथ साथ ये भी घोर गद्दारी करके गया कि वो वक्तव्य देके गया है कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे। तो इसी का रट जो है अपना दुश्मन पाकिस्तान जो है बराबर कहता रहता है कि आप जो है आप अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य को याद करिए, आप अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य को याद करिए, बराबर कहता रहता है। और फिर इसी देश में इतने सालों के बाद ये केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के दो नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी वही बात उठाई, पाकिस्तान की बात उठाई कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह जो है कराया जाना चाहिए। पाकिस्तान की बात ये उठा रहा भारत में रहते हुए ये दोनों नेता आम आदमी पार्टी और ये दोनों गद्दार जो है
वो नेहरू की गद्दारियों के भी आगे निकल गए। ये बोले कि यदि ये अच्छा, वो जो नेहरू जो था, वो गद्दार नेहरू जो है, इस तरह के वक्तव्य वो क्यों दिया था कि भाई कि कश्मीर के भाग का फैसला वो कश्मीर के लोग जो है जन्म संग्रह या प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। क्यों? कि उसके मन में मंसूबा था कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की बहुलता है, मेजॉरिटी है, वो बहुसंख्यक हैं, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, या उनके पक्ष में एक हवा या माहौल बनाया जा सकता है। और इस प्रकार वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, जिसका विलय पूर्ण और अंतिम रूप से हो चुका था, उसको इस रास्ते से वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। ये मंसूबा था उस भारत के घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू का। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी नज़र रहती है कि बहुत स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है वो, खास करके वो लद्दाख वाली एरिया जो है जम्मू कश्मीर की। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं वो भी इस फिराक में थी कि यदि ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास चला आता है, बहुत आसानी से उनको जो है वो सामरिक प्रयोग के लिए वो उनको जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा उनको मिल सकता है। इसलिए वो भी इसी फिराक में थी कि जो है जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए। और इसीलिए ये जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी एजेंट था जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है वक्तव्य दिया था। तो उसी को इतने सालों बाद ये केजरीवाल की सह से ये दोनों नेता, उसी पार्टी के दो नेता ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने बोला था कि इसमें जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह करा जाना चाहिए। और ये दोनों गद्दार जो है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव केजरीवाल की सह से वो गद्दार नेहरू की गद्दारी से भी आगे निकल गए। ये कहा कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो भारत को चाहिए कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दे। इसके बाद तो इस केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, बराबर जो है अपनी सेना का मनोबल के खिलाफ, उनके शौर्य और पराक्रम के खिलाफ इस तरह का वक्तव्य दिया, सबूत मांगा। तो ये बहुत बड़ा गद्दार है देश का। तो पिछले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन या दिल्ली के हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जरा भी नहीं ख्याल किए कि यह किसको सत्ता दे रहे हैं, किसके हाथों में वो जो है वो मुख्यमंत्री की सत्ता दे रहे हैं, इस गद्दार की। और आज देश भुगत भी रहा है, देश देख रहा है कि ये जो है केजरीवाल, जैसा कि सुनने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के भी इसके संबंध हैं। ये तो रहा देश वाली बात। अब रही बात कि जो जनता के साथ इसने जो हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे दिल्ली के अंदर, जो मैंने इस तरह से थे, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के, तो उन मजदूर और वो भी कोरोना के समय, कोरोना के दौरान, कोरोना का संक्रमण जब चला था, लॉकडाउन का उसमें पीरियड था, उस समय उत्तर प्रदेश और
बिहार के यानी वो मजदूर और गरीब भारतीय भाई बहनों को, जिसमें उनको सहायता की ज़रूरत थी, जिसमें उनकी दैनिक जीविका जो है वो बंद हो चुकी थी, और भूख से उनका जीवन समाप्त होने का खतरा आ गया था। उस समय इसने जो है क्या क्या हथकंडे अपनाए दिल्ली से बाहर निकालने का, माने जिसमें उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को सहायता की जरूरत है, क्योंकि उनकी दैनिक जो है वो दैनिक रोजी रोटी बंद हो गई थी, उनकी जीविका बंद हो गई थी, भोजन बंद हो गया था। जीवन कैसे कायम रखें या भूखों जो है यानी वो मरने की नौबत आ गई थी। उस समय ये गद्दार केजरीवाल उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से बाहर करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र किया, इसका नमूना जरा देखिए। और इसके पहले भी बताया गया है कि ये अपने राघव चड्ढा एमएलए के द्वारा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया, झूठ अफवाह फैलाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की बसें जो है आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई, वहाँ जाए और वहीं से अपने इन प्रदेशों में अपने घरों में वो जा सकते हैं। और इसके लिए मैंने राघव चड्ढा की व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि ये अपने अधिकारियों द्वारा लाउड स्पीकरों के द्वारा ये झूठा इसने वो घोषणाएं करवाई। और हद तो तब हो गई जब इसने उन मजदूर भारतीय भाई बहनों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवा दिए। तो इतना ये यानी जनता का इतना वो धोखेबाज है, और जनता के माने इतना विश्वास, ये इतना बड़ा वो विश्वासघाती है और ये जन विरोधी है। हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों का घोर ये शत्रु है। और इतना ही नहीं कि फिर जो है घोषणाएं करवाया और जो है सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलवाया, उनके घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाए और फिर मजबूर करके उनको घरों से बाहर निकलवाया और फिर अपनी डीटीसी बसों से आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर ला करके इकट्ठा करवा दिया। और भी कोरोना की अवधि में, जिसमें कोरोना के संक्रमण का बहुत ही बड़ा खतरा था। मान लीजिए वो यदि कोरोना फैल गया होता, कोरोना का संक्रमण वो यदि ग्रसित कर लिया होता उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को, तो कितने बड़े पैमाने पर वो कहर जो है वो बरपाता हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के पर जो है। तो ये सारी बातों को हमारे देश के लोग और ख़ास करके दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन बहुत ही गौर से समझे कि इस गद्दार केजरीवाल को सत्ता दे करके बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय कलंक लिया गया है, राष्ट्रीय अपराध हुआ है। ये हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे। और यदि ये वीडियो वहाँ तक जाता है तो निश्चित है कि वो इस रूप में ले। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये जो है विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहे हैं, पांच विधानसभाओं के, इसमें वही गलती दोबारा न हो। तो नोटा का इस्तेमाल बिल्कुल 100% हमारे भारतीय भाई बहन वो करें। देखिए, इस संबंध में कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये जो नोटा की बात कही जाती है, नोटा से
से वोट बेकार हो जाएगा, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं ये उनको बता देना चाहिए या उनको जानना चाहिए कि इस नोटा से अपना वोट साकार होगा। इन काले अंग्रेज़ों को समाप्त करने में, इन काले अंग्रेज़ों से छुटकारा और निजात पाने में इसकी सार्थकता इसी में है। वोट की, इस वोट की नोटा द्वारा ही उसकी सार्थकता है कि इन देश विरोधी काले अंग्रेज़ों से निजात पाने में, बल्कि इनको वोट देना वो बेकार है। तो जो तर्क देते हैं, दूसरा तर्क देते हैं कि यदि नोटा सबको दिया जाएगा तो कोई जीतेगा नहीं। बिल्कुल इनको एक वोट भी एक वोट भी पाने के हकदार नहीं है और इनसे निजात पानी है। यदि हार जाएंगे तो कोई धरती नहीं फट जाएगी, आसमान नहीं गिर जाएगा, बस इन देश विरोधी ताकतें वो ज़मीन पे आ जाएंगी, नष्ट में नाबूद हो जाएंगी, जिसकी आवश्यकता है। और वहीं से एक नई शुरुआत, नया वातावरण और देश का शासन चलेगा। देश का शासन इनसे चलता भी नहीं है। शासन चलाने के लिए जो है वो कर्मचारियों का, अधिकारियों की मशीनरी है, सचिव हैं, राज्यपाल हैं, चलाएंगे अपना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा देखिए क्या इन ताकतों की ज़रूरत है इस देश को, जो कि कोई नहीं कह रहा है कि भाई भारतीय एकता जरूरी है। कोई नहीं कह रहा। क्या हम बंगाल की बेटी हैं तो हम हिंदू हैं, तो हम असली हिंदू हैं, हम चंडी का पाठ करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, जय श्री राम के नारे। अरे भाई, इस देश में भारतीयता की आवश्यकता है और इस देश में जो बिखराव की स्थिति है और जो ध्रुवीकरण थोड़ा बहुत है, और उसी ध्रुवीकरण को और गहन करके और चौड़ा करके ये राजनीतिक पार्टियां जो वोट बटोर रही हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये कितना देश विरोधी जिन्होंने कृत्य में ये लिप्त हैं ये। जबकि देश को जबकि उन क्षेत्रों में एकता की आवश्यकता है, भारतीय एकता की आवश्यकता है, और किसी को नहीं करे कि भाई आप बंगाली नहीं हैं, आप भारतीय हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है। भारतीय जनता के दल बराबर कहता है कि आप अपने को बंगाली मत समझिए, आपका व्यवहार, आपकी सोच जो है कि आप भारतीय हैं, इस तरह से आप जो है वो व्यवहार करिए, सबसे जो है वो प्रेम भाव, भारतीय एकता अपनाइए। इससे दूर कराएं कि नहीं हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के आधार पर जय श्री राम। बराबर बोला गया है कि प्रभु राम जो है वो किसी देश या किसी पार्टी के प्रतीक नहीं है। प्रभु राम पूरी ब्रह्मांड, पूरी जो कायनात है उसके प्रतीक हैं वो। इसलिए उसको छोटा करने की जो साजिश करते हैं, ये दुष्टता करते हैं, ये कदाप जो है देश के हो नहीं सकते। इसलिए देश में जो सार्वजनिक नारा हो सकता है और होना भी चाहिए, सिर्फ एक ही, जय हिंद जय भारत। जय हिंद नारा था हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद था नारा। और जो कुछ भी जय बोलना है वो भारत की जय बोलना है।
सिर्फ भारत की। अब चूंकि जय भारत मैंने पर कोई जोर नहीं है, कोई बोलता है जय महाराष्ट्र, बोलते रहते हैं। महाराष्ट्र में जाइए, शिवसेना वाला ये बोलते हैं, वो पहले बोलेंगे जय महाराष्ट्र। अरे वो तो खैर बनाए कि ये गद्दार नेहरू था जो कि भाषा के आधार पर वो प्रांत बनवाया, तो नहीं तो इनको जय महाराष्ट्र कहने का मौका मिलता है। यदि वो गद्दार नेहरू जो है भाषा के आधार पर प्रांत न बनवाया होता तो इस जो ये ममता बनर्जी जो कि इतनी खतरनाक देश विरोधी है, उसको भी मौका नहीं मिलता कि मैं बंगाल की बेटी। तो आज किसी को भी कि मैं बंगाल की बेटी, बंगाल का पुत्र कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जो है इसे भारत के पुत्र हैं, भारत की पुत्री हैं। इसी को एहसास दिलाने के लिए ये आवश्यक है कि इन शक्तियों को परास्त किया जाए, और इसीलिए नोटा जरूरी हो गया। ये गद्दार राहुल गांधी बोलता रहता है ना कि भाई इसकी पार्टी के लोग लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान की हत्या हो गई है। एक अलग एपिसोड में बताया जाएगा कैसे कैसे इन सबों ने बराबर लोकतंत्र की हत्या की है, कैसे कैसे चुनाव को हाईजैक किया है, उसका अपहरण किया है और किडनैप किया है, और बराबर इन सबों ने लोकतंत्र की हत्या की है। और ये गद्दार राहुल गांधी को जानना चाहिए क्योंकि उसकी पार्टी में जो उसकी पार्टी है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, उसमें स्वयं जो है वो लोकतंत्र नहीं है। इमरजेंसी के विषय में तो ये बीजेपी वाले बस बोलते हैं इमरजेंसी में एक जो है वो बहुत बड़ी वो त्रासदी थी। त्रासदी के अलावा इतनी बड़ी संवैधानिक हत्या, लोकतंत्र की हत्या, इसको सब नहीं कहते। संविधान की हत्या का वाकया लोगों को जानना चाहिए कि वो गद्दार इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार तो किया ही, और उसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे जयप्रकाश नारायण जो कि वृद्ध हो चुके थे और राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उनको वापस राजनीति में कूदना पड़ा, आंदोलन चलाना पड़ा, और 3-4 साल तक लगातार वो आंदोलन चलाते भी रहे, और उस गद्दार इंदिरा को परास्त करके दिखाए चुनाव में सन 1977 के चुनाव में। तो उसने जो है जो आपातकाल लगाया था, जो इमरजेंसी लगाई थी, उसके दौरान क्या क्या संवैधानिक हत्याएं इसने करवाई, कुछ नमूने आप लोग देखिए। एक तो जो इमरजेंसी किस तरीके से लगाई वो घोर संवैधानिक हत्या है। संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि आपातकाल का कोई भी प्रस्ताव पहले जो है कैबिनेट में आता है, कैबिनेट में विचार होता है, और इसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री के दस्तखत से फिर वो जाता है राष्ट्रपति के बाद, और राष्ट्रपति उसकी संस्तुति देते हैं, और इसके बाद जो है देश में वो आपातकाल घोषित होता है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस गद्दार इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट में प्रस्ताव लाए सीधे इसने आपातकाल का पर दस्तखत करवा लिया फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति से, क्योंकि उसमें गद्दार इंदिरा ऐसे लोगों को ही कोई राष्ट्रपति बनवाती थी जो कि रबर स्टैंप हुआ करते थे। तो उस वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद वो पूछा भी नहीं कि भाई ये कैबिनेट के द्वारा पास है कि नहीं पास है, वो जो है उसके कहने पर वो दस्तखत कर दिया, और इसके बाद जो है फिर अपने उस पाप को ढकने के लिए बाद में वो कैबिनेट में आया। तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक हत्या है उसकी। संविधान को वो तो कहिए कि हमारे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर जी वगैरह लोगों ने कितनी मेहनत करके कितनी बुद्धि लगा करके अपना दिमाग लगा करके भारत का संविधान बनाया कि कोई इसके साथ कितना भी छेड़छाड़ करे, आक्रमण करे, लेकिन ये अपनी इसमें इतनी ताकत है कि वो इस तरह की शरारत और खुराफात नहीं कर पाएगा। तो इस गद्दार इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन, ये किसी भी संविधान के ज्ञाता, एक्सपर्ट या अध्यक्ष से आप पूछ सकते हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के लाइजर से, जो इतना व्यापक संविधान संशोधन 42वां करवाया, व्यापक नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक किस्म का। हालांकि उसके खतरनाकपन को जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वां संशोधन के द्वारा काफ़ी कम किया गया, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी खतरनाक के अवशेष वो पड़े हुए हैं। तो 42वां जो संशोधन था उसको संवैधानिक यानी संविधान के दक्ष लोग, एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि इट इज़ मिनी रिकास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यह है संविधान में एक छोटा मोटा घर में नहीं होता है तोड़ फोड़। तो उस बने संविधान में एक तोड़ फोड़ की कोशिश थी 42वां संशोधन, जो कि इस गद्दार इंदिरा ने करवा था। यह संवैधानिक कहता है, यह है लोकतंत्र कहता है। सुप्रीम कोर्ट उसी के आसपास, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये प्रीपेयर्स का केस आया, गोलकनाथ के केस एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। तो गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद को, पार्लियामेंट को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो फिर उसके खिलाफ जो है 13 जजों की बेंच का एक फिर 13 जजों की एक बेंच बैठी। वो केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती वाले केस में ये सुप्रीम कोर्ट से ने ये जजमेंट पाली, ये गद्दार इंदिरा कि भाई संसद को अधिकार है कि वो संविधान के मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती। और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को उलझा दिया। उसने ये कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पर आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार वो बताएगा। यानी एक तरह से उसको चूँकि जिस तरह से वो उत्पात कर रही थी इंदिरा गांधी वो संसद के जरिए, तो उसके उत्पाद को देखते हुए उसने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको वो छू नहीं सकती। और संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पर मौके के अनुसार उसको बताती रहेगी। तो इस तरह से उसको उलझा दिया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी चूँकि वह संविधान को तोड़ने पर आमादा थी, तो संविधान में एक धारा है 368 जो कि संसद को यह अधिकार देती है संविधान संशोधन करने का। इसके मंसूबे इतने खतरनाक हो गए वो इंदिरा गांधी की कि वो जो है, और उसमें धारा 368 में यानी संसद को संविधान में संशोधन करने के सीमित अधिकार हैं, लिमिटेड पावर है। तो वो इसने क्या किया कि धारा 368 में ही संशोधन करके उस लिमिटेड पावर को असीमित करने का एक साजिश इसने किया। तो उसी को जो है वो संशोधित इसने किया। और जब वो धारा 368 को ही वो संशोधित किया,
वही चीज़ वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसमें इमरजेंसी में थी। इमरजेंसी में इस गद्दार इंदिरा ने न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत दबाव में रखी थी और कई फैसले भी अपने पक्ष में करवाए। ये भी अब इसको अलग से हम नहीं कहेंगे और न कहा जाएगा। इतने दबाव के बावजूद भी जब ये खुराफात उसने किया कि जो संसद की जो संशोधन करने की जो सीमित शक्ति है उसको असीमित करने की जो साजिश इसने किया, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो कि उसके दबाव में थी, इस पर उसको जो है काफ़ी नाराज़ हुई और उसने जो फैसला दिया वह संसद के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो फैसला क्या था? उस फैसले का जो मजमून है, जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके पार्टी वाले सेक्शन में यह जरूर आता है और वो हमको भी याद है। तो ऐसा है, थोड़ा समझाने के लिए कि सर्वोच्च सत्ता जो है, सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता है वो हमारी आवाम में है, जनता में है। इसकी जो सर्वोच्च सत्ता का या पावर का कुछ अंश जो है भारत के संविधान में दिया गया है और भारत के संविधान जो है जो उसको पावर मिली हुई है, जो अधिकार उसको मिला हुआ है, उसी अधिकार में जो सीमित अधिकार मिला है जनता से, तो उस सीमित अधिकार में से भारत का संविधान कुछ अधिकार कार्यपालिका को, कुछ अधिकार विधायिका को और कुछ अधिकार न्यायपालिका को। तो जो अधिकार जो हैं, जो पावर जो है, जो शक्तियां जो हैं, वो ये तीनों जो संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, वो संविधान से ही अपनी शक्तियाँ वो प्राप्त करती हैं। तो इसलिए अंग्रेजी की शब्दावली में यह जो है उन शक्तियों के माने संविधान जो है वो डोनर है, डोनर माने देने वाला, और ये तीनों जो है ये माने ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है उसके डोनी है। तो एक डोनर हो गया, एक डोनी, माने एक देने वाला, एक जो है एक दाता एक पाता एक नहीं है, एक दाता एक पाता या प्राप्त करने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर, देखिए पहले इंग्लिश में कहा जाते हैं, उसका अर्थ वो हिंदी में ही हम बोल देंगे। बोला था कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय इट्स अमेंडिंग पावर कन्वर्ट इट्स ए लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड पावर। उन्होंने कहा कि सीमित शक्तियों का पाता या प्राप्तकर्ता सिर्फ अपने संशोधन करने की शक्ति से सीमित शक्ति को असीमित में नहीं बदल सकता है। कौन? सीमित शक्तियों का प्राप्तकर्ता माने संसद। इतना सब मुंह रह गया था, बहुत बड़ा तमाचा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने संसद को। तब से फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, इतनी खतरनाक थी। ये है संविधान की हत्यारणी जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चकोड़ी काकस और उसकी गद्दार इंदिरा के द्वारा। लेकिन ये बीजेपी वाले जो है कभी भी उसको आईना नहीं दिखाते और सारी घटनाएं जो है बिल्कुल ये दर्ज हैं। तो इमरजेंसी सिर्फ जो है यही नहीं कि इतना ही नहीं था कि वो प्रेस की आज़ादी ख़त्म हो गई थी उसमें, और विरोधी नेता जो है जेल में ठूस दिए गए थे और सब बोला था कि लोकतंत्र का गला घोटा गया था, लोकतंत्र का गला घोटा गया था। ऐसे जो अभी बताया गया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं की हत्या की गई थी, जो अभी जो बताया गया है, संविधान को किस तरह से नष्ट कर दिया जाए ये साजिश थी जो है गद्दार इंदिरा गांधी की। इसको समझिए, ये है संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। यह जो
गद्दार जो GNPC गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का कैसा है वो, और सभी राहुल और सोनिया प्रियंका उसको समझें, और उसके जितने भी ये वो जो है साइकोफेंट्स हैं, चंगू मंगू हैं, वो भी समझे इस पर। देश में ज़रूरत है भारतीय एकता की, भारतीयता आधारित सद्भाव की, भारतीयता आधारित भाईचारा की। बंगाल की बेटी हिंदुत्व और हिंदू बनने का और जो है वह अलग से वो मुस्लिम का हरगिज नहीं है। इसके लिए हमारे अमर शहीदों ने, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चाहे शहीद आजम भगत सिंह ने, या अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने, अमर शहीद अशफाक उल्लाह ने, आदि लोगों ने कदापि अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। उन्होंने कुर्बानी दी थी सिर्फ भारत के लिए और भारतीयों के लिए। हमारा देश एक है, सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन आज उनकी कुर्बानी के द्वारा आज भारत को ये देश विरोधी ताकतें, भाजपा भी देश विरोधी है, जो हिंदुत्व की बात करती है, जो बात करती है वो देश तोड़ना ही हुआ, पंथ की बात बिल्कुल नहीं। इस तरह से कि नहीं, कितना घिनौना है ये, कि लगता है कि भाई वो हिंदू समाज का मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का हित कुछ अलग है, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हित अलग है, जबकि दोनों का भारतीय नागरिक के रूप में हित एक ही है कि दोनों को या सभी को भारतीय नागरिक के रूप में क्या सेवा मिलेगी, क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या सम्मान मिलेगा, ये सवाल है। तो भारतीय नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में, यानी क्या सम्मान, क्या सेवा, क्या सुरक्षा मिलेगी, ये सारा सवाल जो है इन देश विरोधी ताकतों से वो करना चाहिए। लेकिन सुनेगी नहीं सब, सिर्फ जय श्री राम, प्रभु राम के महात्मा को जो है घटाना, उनकी विशालता को, उनकी महानता को कम करना, जय श्री राम का। और इस देश में एक ही नारा की जरूरत है, वो है जय हिंद जय भारत। जय हिंद नारा था हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो जय हिंद तो जय हिंद नारा उनका था, और जय भारत। तो बस इसी नारे की आवश्यकता है, जय हिंद जय भारत, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, और यही तो इनकी गद्दारी है बीजेपी वालों की, कि हर रैली में वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम को सम्मान देना है कि नहीं देना है, ये इनके मन में नहीं है। वंदे मातरम को भुनाना है, यही गद्दारी है बीजेपी की हमारी जनता के साथ और देश के साथ। हमारी जनता के खिलाफ और देश के खिलाफ यही गद्दारी कि वंदे मातरम को भुनाना जरूर है, लेकिन उसको वो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं देना। और सब लोग जानते भी होंगे कि ये जो जनगण मन अधिनायक जो वाला जो है, ये राष्ट्रगान है ही नहीं। ये तो जॉर्ज पंचम के उसकी चमचागिरी में, उसके वो खुशामदी में जो है एक अस्तुति गान है। तो राष्ट्रभक्ति का तकाजा है कि उस चमचागिरी वाले माने अस्तुत गान को हटा करके
जो हमारा वास्तविक जो देशभक्ति का और जो हमारा इनकलाबी गीत रहा है वंदे मातरम, उसी को राष्ट्रगान बनाया जाए। तो ये गद्दारी तो उसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो कराएं जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं, सिर्फ भुनाएंगे। अरे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बस उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस घोषित करके बाकी और सम्मान देने के बाकी और सम्मान देने का इनमें वो कोई इच्छा ही नहीं है, सिर्फ नाम बुनाना है। उन्होंने आज़ाद भारत की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को, तो कम से कम 21 अक्टूबर को ही आज़ादी का दिवस ये बना देते। जो कलंक वाला जो 15 अगस्त को हटा करके 15 अगस्त जो है एक कलंकित दिवस है, भारत के विभाजन का दिवस है। 25 से 30 लाख लोगों के हलाक होने का ये कलंकित दिवस है। 3 करोड़ से ऊपर हम भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने का दिवस है। तो कभी भी आज़ादी का दिवस हो ही नहीं सकता। आज़ादी का दिवस जो है, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जो इसमें अंडमान निकोबार में आज़ाद भारत की स्थापना की थी, वो अपना इस देश का, भारत का, वो आज़ादी का दिवस है। 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त जो है विभाजन का सबसे बड़ी त्रासदी और 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों का संहार का दिवस है। उनकी लाशें वो बिछ जाने का दिवस है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो सत्ता हथियाया था इसी के बूते 25 से 30 लाख लोगों की लाश पर इस सत्ता हथियाया था इसने, गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। उसके लिए तो वो बोला भी था कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, बने सौभाग्य के साथ सामना, साक्षात्कार, मिलन। तो चूंकि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता मिल गई, उसकी हवस पूरा हो गई, तो उसके लिए तो जरूर है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। लेकिन इस देश के लिए ट्राइस्ट विथ ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हमारा देश बंटने का, 25 से 30 लाख लोगों के मरने का, 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़ने का, इतना वायरस फैलने का, तो इससे बड़ा तो कोई वो त्रासदी दिवस जैसा है नहीं। लेकिन तब भी ये राष्ट्रवादी बीजेपी और मोदी जी उसी कलंकित दिवस को ढो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भुना भी रहे हैं, लेकिन जिस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी इस 21 अक्टूबर को, उसको आज़ादी का दिवस बनाने के लिए कोई मंशा इनकी नहीं है। तो ये बहुत बड़े पाखंडी हैं, ये बीजेपी वाले बहुत बड़े पाखंडी। जैसा कि बताया गया था कि इन्होंने वही नाम कमाने के लिए तो जो है एक संग्रहालय जो है यहाँ बनवा दिया लाल किले के अंदर। लेकिन जब पहली तिथि आई वो 21 अक्टूबर को, तो लोगों ने कहा कि भाई कम से कम वो आज़ादी का दिवस के आप वो घोषणा ही कर दीजिए और इस तिथि में और इस समारोह में चलिए भाग लीजिए। तो यह उन्हीं के जो समर्थक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक वो चला था, उसने साफ कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हम जो है वो सुभाष चंद्र बोस के उस जो 21 अक्टूबर वाले
समारोह में हम नहीं जा सकते। क्यों? कि लोग मेरा बाल नोच लेंगे, ये बहाना किया उसने। अब मोदी महोदय के इस बहाने पर कौन यकीन करेगा? बताइए कि जिसके पास 3 से 3 MP खुद के हों, NDA को मिला करके जो 3 से 53 MP हों, उसके बाल को मुश्किल से 50, 51, 52 वाला MP वाला यानी बाल इनका वो नोच लेगा। अब वैसे भी ये कायर हैं, इनकी कायरता का यह आलम है कि जितने भी देश विरोधी है, जो जिसके मन में आ रहा है तो बिल्कुल बक रहा है। इस देश का देश के खिलाफ गद्दारी करने की पूरी छूट मिली हुई। अरे जिसमें युद्ध जैसी स्थिति थी ये चीन के खिलाफ, उस समय ये गद्दारी कर रहा था ये राहुल गांधी, जो है ग्लोबल टाइम्स जो कि प्रोपेगेंडा मशीन थी चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स की सारी झूठ वो अफवाह खबरें जो भारत के खिलाफ थी, उसी को आधार बना करके पूरा माहौल जो है भारत के खिलाफ बना रहा था ये गद्दार, घोर गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद इसके पहले तो और भी वो गद्दारियों के इसके वो कारनामे हैं इस राहुल गांधी के। तो ये राष्ट्रवादी मोदी जी के शासनकाल में जितनी भी वो देश विरोधी यानी इस तरह से तत्व हैं, हस्तियां हैं और ताकतें हैं, उनको पूरी छूट मिली। एक और वो हैं और दूसरी ओर जो है वो पुष्पेंद्र वो कुलश्रेष्ठ का गिरोह है जो कि इस समाज में जो है नफरत। और वो तो और ये देखा गया कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से भी 2 कदम आगे एक कोई नरसिम्हा नंद करके है, वो और आग वो उगल रहा है नफरत की। और जैसा कि भारतीय जनता के दल ने पहले भी कहा हुआ है कि ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह है या नरसिम्हानंद को कोई मान लीजिए, यदि मोदी जी ठीक से जांच कराएं या बीजेपी वाली जांच कराएं तो ये GNPC के ही एजेंट मिलेंगे सब। तो GNPC कितनी खतरनाक है इस देश के लिए और कितने रूप धारण करती है, ये वैसे ही है कि रामायण देखिए तो राक्षस जो है कितने रूप जो है वो धारण करते थे। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म के राक्षस है देश के खिलाफ GNPC। और क्या क्या रूप वो धारण कर सकती है, कभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गिरोह के रूप में, कभी जो है वो नरसिम्हानंद के रूप में, और इसी प्रकार कई खतरनाक किस्म के जो है मौलवी और मौलाना भी हैं, वो भी इस देश के खिलाफ जो है आग गलते रहते। तो ये सब के सब जो है वो GNPC के ही एजेंट है इस देश को कमज़ोर करने के लिए। इसीलिए बताने का सारांश यही है कि इन ताकतों से निजात पाना है और सिर्फ नोटा इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। इसको सफल बनाइए। कल जो है दूसरा चरण है, कल भी वीडियो जारी होगा। लेकिन आप सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन जो कि असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के, केरल विधानसभा के और तमिलनाडु विधानसभा के सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों से ये अपील है, एक भावनात्मक अपील है कि नोटा को सफल बनाइए। नोटा के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। नोटा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।